हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बांसुर क्लासेज में। दोस्तों, कल हमने बात की थी भारतीय इतिहास के अंतर्गत मौर्य काल की और प्रशासन की। आज हम बात करने वाले हैं आगे गुप्त काल की। दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने इस सेशन की। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग कहा जाता है। भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग कहा जाता है। ऑप्शन ए है गुप्त काल को, ऑप्शन बी है मौर्य काल को, ऑप्शन सी है मध्यकाल को, ऑप्शन डी है आधुनिक काल को। तो चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा कि भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग कहा जाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुप्त काल। अगर हम गुप्त काल की बात करें तो इसका उदय तीसरी चौथी शताब्दी में हुआ था। गुप्त कुषाणों के सामंत थे और सामंत जो होते थे वो सीमांत क्षेत्रों के प्रशासक होते थे। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश का प्रथम शासक जिसने महाराज की उपाधि धारण की। गुप्त वंश का प्रथम शासक जिसने महाराज की उपाधि धारण की। ऑप्शन ए है श्रीगुप्त, ऑप्शन नंबर बी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर सी है रामगुप्त, ऑप्शन नंबर डी है स्कंदगुप्त। तो चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा कि गुप्त वंश का प्रथम शासक जिसने महाराज की उपाधि धारण की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, श्रीगुप्त। इसी श्रीगुप्त को गुप्त वंश का संस्थापक कहा जाता है और श्रीगुप्त को चीनी यात्री इत्सिंग ने चेली केतु कहा है। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयाग प्रस्तुति के लेखक हैं। प्रयाग प्रस्तुति के लेखक हैं। ऑप्शन ए है हरिसेन, ऑप्शन नंबर बी है कालिदास, ऑप्शन सी है धन्वंतरी, ऑप्शन नंबर डी है वराहमिहिर। तो चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा कि प्रयाग प्रस्तुति के लेखक कौन है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरिसेन। अगर हम प्रयाग प्रस्तुति की बात करें तो इसका उत्तीकरण तिलभट्ट द्वारा किया गया था। प्रयाग प्रस्तुति की भाषा संस्कृत है। शैली की बात करें तो चंपू शैली, और चंपू शैली किसे कहते हैं जो गद्य और पद्य में लिखी होती है। और प्रयाग प्रस्तुति की लिपि की बात करें तो ब्राह्मणी लिपि में लिखी हुई है। और प्रयाग प्रस्तुति समुद्रगुप्त के समय की लिखी हुई है। इसी प्रयाग प्रस्तुति में समुद्रगुप्त को 100 युद्धों का विजेता बताया गया है। लेकिन प्रयाग प्रस्तुति में समुद्रगुप्त द्वारा कराए गए अश्वमेध का उल्लेख नहीं मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरिसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में शामिल नहीं था। निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में शामिल नहीं था। ऑप्शन ए है अमर सिंह, ऑप्शन नंबर बी है शंकु, ऑप्शन नंबर सी है बेताल भट्ट, ऑप्शन नंबर डी है आर्यभट्ट। तो चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में शामिल कौन नहीं था। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्यभट्ट। बाकी 3 अमर सिंह, शंकु और बेताल भट्ट ये चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में शामिल था। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख लगाने का श्रेय जाता है। गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख लगाने का श्रेय जाता है। ऑप्शन ए है महेंद्रादित्य, ऑप्शन नंबर बी है रामगुप्त को, ऑप्शन नंबर सी है चंद्रगुप्त द्वितीय को, ऑप्शन नंबर डी है स्कंदगुप्त को। तो चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा कि सर्वाधिक अभिलेख लगाने का श्रेय किसे जाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महेंद्रादित्य को। इसी महेंद्रादित्य ने पाटलिपुत्र में चांदी के सिक्के चलाने का श्रेय जाता है और इसने अपने सिक्कों पर जो गुप्तों का गरुड़ चिन्ह होता है, गरुड़, उसके स्थान पर मयूर का अंकन करवाया था। तो ध्यान रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महेंद्रादित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल में किस शासक के समय सोने के सिक्कों में सर्वाधिक मिलावट की गई। गुप्त काल में किस शासक के समय सोने के सिक्कों में सर्वाधिक मिलावट की गई। ऑप्शन ए है
कुमारगुप्त के समय, ऑप्शन नंबर बी है रामगुप्त, ऑप्शन नंबर सी है भानुगुप्त के समय मिलावट की गई थी, या ऑप्शन नंबर डी है स्कंदगुप्त के समय मिलावट की थी। तो चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा कि सोने सर्वाधिक मिलावट किसी के काल में की गई थी, सोने के सिक्कों में। तो चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्कंदगुप्त के समय सोने के सिक्कों में सर्वाधिक मिलावट की गई थी, जिसका प्रमुख कारण बताया जा रहा है कि होड़ लगातार आक्रमण कर रहे थे। इससे परेशान होकर स्कंदगुप्त ने सोने के सिक्कों में मिलावट करना शुरू किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय इतिहास में सती होने का प्रथम प्रमाण मिलता है। भारतीय इतिहास में सती होने का प्रथम प्रमाण मिलता है। ऑप्शन ए है एरन अभिलेख, ऑप्शन बी है मंदसौर अभिलेख से मिलता है, ऑप्शन नंबर सी है बिलसड़ अभिलेख से मिलता है, या ऑप्शन नंबर डी है उदयगिरी अभिलेख से मिलता है। तो चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए कि भारतीय इतिहास का सत्य होने का प्रथम प्रमाण कहाँ से मिलता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एरन अभिलेख से। अगर हम एरन अभिलेख की बात करें तो ये भानुगुप्त का समय है, और इसमें भानुगुप्त का सेनापति गोपराज उसकी पत्नी सती हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एरन अभिलेख से भारत में सबसे पहले सती होने का प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल में व्यापारी के समूह को कहा जाता था। गुप्त काल में व्यापारियों के समूह को कहा जाता था। ऑप्शन ए है अग्रहार, ऑप्शन नंबर बी है सार्थ, ऑप्शन नंबर सी है उपरिक, ऑप्शन नंबर डी है विषयपति। तो चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा कि गुप्त काल में व्यापारियों के समूह को क्या कहा जाता था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सार्थ कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्तकालीन समाज मुख्यतः कितने वर्णों में विभाजित था। गुप्तकालीन समाज मुख्यतः कितने वर्णों में विभाजित था। ऑप्शन ए है 4 वर्णों में, ऑप्शन बी है 5 वर्णों में, ऑप्शन सी है 9 वर्णों में, ऑप्शन नंबर डी है 12 वर्णों में। तो चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए कि गुप्त काल मुख्यतः कितने वर्णों में विभाजित था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मुख्य रूप से 4 वर्ण पाए जाते थे, लेकिन एक 5वें वर्ण के रूप में चांडाल जाति का वर्ण मिलता है। इसके अलावा एक कास्तक जाति भी का भी मिलता है, जिसका वर्णन सर्वप्रथम याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। और गुप्त काल में ही पहली बार शूद्रों को सेना में शामिल होने का अधिकार मिला था, और पहली बार ही शूद्रों को महाभारत और रामायण देखने का अधिकार भी गुप्त काल में ही मिला था। तो ध्यान रखना दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4 वर्णों में। और अगर 4 वर्णों की बात करें तो पहला एक है ब्राह्मण वर्ण, दूसरा है क्षत्रिय वर्ण, तीसरा है वैश्य वर्ण, और चौथा है शूद्र वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण गुप्त वंशावली का उल्लेख मिलता है। संपूर्ण गुप्त वंशावली का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन ए है मेहरौली लोह स्तंभ से, ऑप्शन नंबर बी है मथुरा स्तंभ लेख से, ऑप्शन नंबर सी है बिलसड़ अभिलेख से, ऑप्शन नंबर डी है मंदसौर प्रशस्ति से। तो चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए कि संपूर्ण गुप्त वंशावली का उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिलसड़ अभिलेख से। ये बिलसड़ अभिलेख जो है वो कुमारगुप्त प्रथम के समय का है, जो यूपी से प्राप्त होता था। इस बिलसड़ अभिलेख में संपूर्ण गुप्तावली का उल्लेख मिलता है, लेकिन रामगुप्त का उल्लेख इसमें नहीं मिलता है। और इसी बिलसड़ अभिलेख में गुप्त संवत का प्रयोग किया गया था, लेकिन ध्यान रखना पहली बार गुप्त संवत का प्रयोग मंदसौर प्रशस्ति में किया गया था, मथुरा स्तंभ लेख में किया गया था, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय का है। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिलसड़ अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता की गुफाओं की खोज किसने की। अजंता की गुफाओं की खोज किसने की। ऑप्शन नंबर ए कनिंग महोदय ने, ऑप्शन नंबर बी कैप्टन भट्ट ने, ऑप्शन नंबर सी बेताल भट्ट ने, ऑप्शन नंबर डी वरहामीर ने। तो चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा कि अजंता की गुफाओं की खोज किसने की। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ए कनिंघम महोदय ने कब की थी? 1819 में। अगर हम अजंता की गुफाओं की बात करें तो इसमें ये मुख्य रूप से औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, अनिष्टा गांव में। इसमें अजंता की गुफाओं में कुल 29 गुफाएं हैं, जिसमें गुप्तकालीन गुफाओं की बात करें तो 16 और 17 हैं। और इन अजंता की गुफाओं का निर्माण वाकाटक नरेश पृथ्वीसेन के सामंत वराहदेव के द्वारा की गई थी। और इन अजंता की गुफाओं का आकार घोड़े के नाल की समान है और इसमें चित्र निर्माण में टेम्पोरा और फ्रेस्को विधि का प्रयोग किया गया था। तो दोस्तों अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कनिंघम महोदय ने अजंता की गुफाओं की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कंदगुप्त के समय हुए हूण आक्रमण की जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है? स्कंदगुप्त के समय हुए हूण आक्रमण की जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है? ऑप्शन ए है पंचतंत्र ग्रंथ में, ऑप्शन बी है चंद्र व्याकरण ग्रंथ में, ऑप्शन सी है मुद्रा राक्षस ग्रंथ में, ऑप्शन नंबर डी है रावण वध ग्रंथ में। तो चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए कि स्कंदगुप्त के समय हुए हूण आक्रमण की जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्र व्याकरण ग्रंथ। इसका निर्माण इसकी रचना किसने की थी? चंद्र गोबिंद के द्वारा की गई थी। और इसी चंद्र व्याकरण ग्रंथ में गुप्तों को जट कहा गया है, ध्यान रखना इस बात का। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्र व्याकरण ग्रंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यभट्ट द्वारा रचित आर्यभट्टम ग्रंथ का अरबी भाषा में अनुवाद किसके द्वारा किया गया? आर्यभट्ट द्वारा रचित आर्यभट्टम ग्रंथ का अरबी भाषा में अनुवाद किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए है सिद्धसेन द्वारा, ऑप्शन बी है वराहमिहिर द्वारा, ऑप्शन सी है कामादक द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है जॉर्ज बुलर द्वारा। तो चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए कि आर्यभट्ट द्वारा रचित आर्यभट्टम ग्रंथ का अरबी भाषा में अनुवाद किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जॉर्ज बुलर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से नागार्जुन द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है। निम्न में से नागार्जुन द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है। ऑप्शन ए है लोहा शास्त्र, ऑप्शन बी है रस रत्नाकर, ऑप्शन नंबर सी है प्रमाण समुच्चय, ऑप्शन नंबर डी है आरोग्य मंजरी। दोस्तों बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कि नागार्जुन द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रमाण समुच्चय। ये दिक्नाग के द्वारा रचित ग्रंथ है। प्रमाण समुच्चय दिक्नाग के द्वारा रचित ग्रंथ है। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस ग्रंथ का अरबी भाषा में अल अकरंद नाम से अनुवाद किया गया? निम्न में से किस ग्रंथ का अरबी भाषा में अल अकरंद नाम से अनुवाद किया गया? ऑप्शन नंबर ए है खंड खादक का, ऑप्शन नंबर बी है हरित आयुर्वेद का, ऑप्शन नंबर सी है नीतिसार का, ऑप्शन नंबर डी है न्यायावतार का। तो चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा कि अरबी भाषा में अल अकरंद नाम से अनुवाद किस ग्रंथ का किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खंड खादक का। इसका निर्माण, अगर खंड खादक की बात करें तो इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में किया गया था। और अनुवाद के समय उस समय अरब का खलीफा अल मंसूर था। इस खंड खादक को मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में अरब लेके गया था। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खंड खादक का अल अकरंद नाम से अरबी भाषा में अनुवाद किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता की किस गुफा में बैठी हुई स्त्री का चित्र दर्शाया गया है? अजंता की किस गुफा में बैठी हुई स्त्री का चित्र दर्शाया गया है? ऑप्शन ए है गुफा संख्या 9, ऑप्शन बी है गुफा संख्या 2, ऑप्शन नंबर सी है गुफा संख्या 13, ऑप्शन नंबर डी है गुफा संख्या 25। तो चलिए दोस्तों बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गुफा संख्या 9 की बैठी हुई स्त्री का चित्र गुफा संख्या 9 में दर्शाया गया है। इसके अलावा गुफा संख्या 9 में पुजारियों का दल स्तूप की ओर जाते हुए दिखाया गया है। अगर हम गुफा संख्या 2 की बात करें तो इसमें बुद्ध का जन्म का चित्र दर्शाया गया है और इसके साथ ही झूला झूलती हुई राजकुमारी का चित्र भी गुफा संख्या 2 में दर्शाया गया है। अगर हम गुफा संख्या 25 की बात करें
तो इसमें ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। और गुफा संख्या 13 सबसे प्राचीन गुफा है। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा गुफा संख्या 9 में बैठी हुई स्त्री का चित्र दर्शाया गया है। चलिए दोस्तों, आज की क्लास का नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन अजंता की गुफा संख्या 1 में दर्शाया गया है। अजंता की गुफा संख्या 1 में दर्शाया गया है पारलौकिक विषय को दर्शाया गया है। ऑप्शन नंबर बी है बैठी हुई स्त्री का चित्र दर्शाया गया है। ऑप्शन नंबर सी है पुलकेशिन द्वितीय द्वारा ईरानी शासक परवेज शाह खुसरो का स्वागत करते दिखाया गया है। और ऑप्शन नंबर डी है बुद्ध का जन्म दर्शाया गया है दर्शे। तो चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा कि अजंता की गुफा संख्या 1 में क्या दर्शाया गया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि पुलकेशिन द्वितीय द्वारा ईरानी शासक परवेज शाह खुसरो का स्वागत करते हुए दिखाया गया है गुफा संख्या 1 में। तो दोस्तों, ये थी आज की आपकी अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास। मिलते हैं दोस्तों कल और एक बेहतरीन क्लास के साथ। धन्यवाद।